जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है लाइट। ये जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का नहीं है, बल्कि ये भौतिक विज्ञान का टॉपिक है, यानी फिजिक्स का टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से रिलेटेड, और उस चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ ओवरव्यू लिखा हुआ है, आइए देखते हैं। व्हाट इज लाइट यानी प्रकाश क्या है। स्पीड ऑफ लाइट, मोस्टली क्वेश्चन आता है इस वाले एरिया से कि लाइट की स्पीड कितनी होती है और किस किस माध्यम में कितनी कितनी होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तरंग दैर्घ्य कितना होता है प्रकाश का। लेंस एंड मिरर यानी दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इमेज एंड इट्स यूज, लेंस से किस प्रकार का इमेज बनता है, मिरर से किस प्रकार का इमेज बनता है, और लेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले एरिया से आते हैं। 6 पॉइंट है विजन एंड इफेक्ट, दोष और प्रभाव या फिर निवारण, यानी कि कोई भी अगर आंखों में कोई भी दोष हो जाता है तो उसका निवारण हम किस लेंस के द्वारा करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लाइट। प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा जो होती है, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे ही जो प्रकाश है वो भी एक ऊर्जा का रूप है। तो ये कहीं से उत्पन्न नहीं होता है, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि जो सन के द्वारा लाइट आती है, या फिर बल्ब हो गया, या फिर किसी भी माध्यम से जो लाइट आती है वो होती है प्रकाशीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है वो, लाइट एनर्जी यानी प्रकाशीय ऊर्जा होती है। वो चेंज किस में होती है, उष्मीय ऊर्जा में, यानी हीट एनर्जी में। उष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी में जाके चेंज होती है। तभी हम जब लाइट के सामने आते हैं तो हमें हल्का गर्माहट का एहसास होता है, या फिर जब हम सन के सामने बैठते हैं, सूर्य के प्रकाश के नीचे बैठते हैं तो हमें गर्माहट का एहसास होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रकाशीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदलती है। पहला क्वेश्चन कि ऊर्जा किस रूप से किस रूप में बदलती है। सन की लाइट जो होती है प्रकाशीय ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में बदलती है। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में हम ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि निर्वात में पूछता भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात क्या होता है, तो निर्वात होता है ऐसा कोई स्थान जहाँ पे न तो सॉलिड हो, न गैस हो, न लिक्विड हो। ये तीनों जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है उस एरिया में न तो सॉलिड होता है, न गैस होता है, न ही लिक्विड होता है। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं वैक्यूम। और वैक्यूम में प्रकाश की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम का एक बेस्ट एग्जाम्पल है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी किसकी तरह है, बिल्कुल वैक्यूम की तरह है। मान ले तो अंतरिक्ष को ही वैक्यूम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो कोई भी सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि निर्वात में तो पता चल गया, कुछ और ऐसे माध्यम में हैं जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा, बताइए कांच में प्रकाश की चाल, या फिर जल में पूछ देगा, जल में। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस डेटा को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे देखा कि प्रकाश की चाल जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। जैसे
निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में है 2.0, जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अलग अलग क्यों है, सब जगह प्रकाश की चाल सेम क्यों नहीं है? तो उसका एक रीज़न है कि प्रकाश की चाल जो है वो किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। अब अपवर्तनांक क्या होता है? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो उतनी ही क्या होगी? कम होगी। क्यों? अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक एक क्वालिटी होती है, एक गुण होता है प्रकाश का, जिससे यह पता चलता है कि किसी भी माध्यम में जो यह पता लगाता है, अपवर्तनांक यह पता लगाता है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की वेग क्या है। अपवर्तनांक क्या है? एक क्वालिटी है जो पता लगाती है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। तो अपवर्तनांक जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य। तो वेवलेंथ को ही देखें तो इसी शब्द में इसका मतलब छुपा है। वेव का मतलब होता है तरंग, लेंथ का मतलब होता है लंबाई या फिर दूरी। तो कोई भी तरंग जब एक कंपन करती है तो उस एक कंपन में वो जितनी दूरी तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? उस कण का वेवलेंथ बोलते हैं। कि कोई भी कण या फिर तरंग जब क्या करती है? कंपन करती है। क्योंकि सबको पता है वाइब्रेशन से ही साउंड भी निकलता है, वाइब्रेशन से ही मूवमेंट भी होती है। तो कंपन करते हुए या फिर कंपन करने में वह कण जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। वेव का मतलब हो गया तरंग, लेंथ का मतलब दूरी। यानी कोई भी तरंग जब कंपन करता है, गति करता है, तो उस एक कंपन में वह जितनी भी दूरी तय करता है उसे उस कण का या फिर तरंग का वेवलेंथ कहा जाता है। प्रकाश का वेवलेंथ जो होता है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है वो कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है क्या? वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये भी एक मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है। अब आते हैं लेंस एंड मिरर। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है। मिरर जो होता है यानी दर्पण, दर्पण जिसका एक भाग क्या हो? पेंट किया हुआ हो, उसको हम बोलेंगे दर्पण। और जिसका दोनों भाग क्या हो? ट्रांसपेरेंट हो, यानी दोनों भाग से, यानी इस तरफ से इस तरफ देखा जा सके, उसको हम बोलते हैं लेंस। अब दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। मिरर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जो होता है समतल दर्पण, जो नॉर्मली सबके घर में होता है, जिसमें हम अपना शक्ल देखते हैं, मतलब फेस देखते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है, केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा से। तो कॉनकेव मिरर जो होगा उसका सरफेस क्या होगा? दबा हुआ होगा आगे की तरफ। तो हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी जो भी कॉनकेव मिरर होगा उसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। यानी इसके दबे हुए भाग पर पेंट होता है और इसके उभरे हुए भाग पर पेंट होता है। तो कॉनकेव, केव से आप अंदाज़ा लगा लीजिए, केव यानी होता है गुफा, यानी जो दबा हुआ सरफेस होगा। ये मान लीजिए कोई मिरर है तो इसका जो दबा हुआ सरफेस होगा वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। जो उभरा हुआ सरफेस होगा वो क्या होगा? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। अब ये पेंट की बात हो रही है, तो ये पेंट किस चीज़ से होता है? तो
पेंट होता है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड से। सिल्वर क्यों? सिल्वर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, चमकदार होता है, तो इससे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और ब्रोमाइड जो होता है वो होता है सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिल्वर जब रहेगा तो वो बहुत दिन के बाद काला काला धब्बा पड़ने लगता है, वो ख़राब होने लगता है। तो ब्रोमाइड जो होता है वो सिल्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, और सिल्वर जो होता है वो चमकदार सरफेस के लिए लगाया जाता है। तो प्लेन मिरर, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी दबा हुआ सरफेस, उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ सरफेस। सेम चीज़ होती है मिरर के साथ, लेंस के साथ। जब हम लेंस को एक तरफ से पेंट कर देते हैं तब ये किस में बदल जाता है? मिरर में। और जब यही पेंट हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेंस में। लेंस भी दो प्रकार का होता है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सेम चीज़ इसमें भी होगी, जो उभरा हुआ सरफेस होगा उसको कॉनकेव बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, जो दबा हुआ सरफेस होगा उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनके यूज और इनसे किस किस प्रकार का इमेज बनता है। तो जैसा इमेज बनेगा वैसा यूज होगा। अगर हमें दूर की चीज़ें देखनी है तो हमें वैसा लेंस का यूज करना पड़ेगा, हमें पास की चीज़ें देखनी है तो हमें वैसे लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस का जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो डिट्टो सेम होगा किसके? उत्तल दर्पण के। और उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा सेम डिट्टो प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल दर्पण से। यानी अगर आपने इसका याद कर लिया तो इसका तो याद हो जाएगा, और अगर इसका याद कर लिया इसके साथ साथ इन दोनों का भी याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा जस्ट उल्टा उन दोनों का बनता है। तो एक याद करने से आपका चारों तैयार हो जाएगा। कैसे? अवतल लेंस से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। यानी कुछ कुछ केसेस में बड़ा भी बनता है, वो फोकस दूरी के आधार पे डिवाइड होता है। यानी फोकस दूरी के आगे बनेगा या फिर फोकस दूरी बढ़ाने पे प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो अवतल लेंस से और उत्तल दर्पण से दोनों से हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। यानी जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ होगी वो उस लंबाई से हमें कैसा दिखेगा? छोटा ही दिखेगा और आभासी दिखेगा। आभासी का मतलब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिनको हम कहाँ देख सकते हैं? पर्दे पे देख सकते हैं, और वो हमेशा हमें कैसे दिखेंगे? सीधे दिखेंगे। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। कभी कभी छोटा भी बनता है, लेकिन इन जनरल बात करें तो बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। यानी इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ आभासी है तो वहाँ वास्तविक होगा, यहाँ सीधा है तो उधर उल्टा होगा, इधर वस्तु से छोटा है तो उधर वस्तु से बड़ा होगा। ये याद करने की ट्रिक है। इससे अगर आप याद करते हैं तो बहुत आसानी से और कम टाइम में आपको याद हो जाएगा कि अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा सेम प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण से, और उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सेम बनेगा किसके? अवतल दर्पण के। अब हम देख लेते हैं लेंस का कि लेंस का क्या क्या यूज होता है और कौन कौन से दोष होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए उत्तल दर्पण के प्रयोग, अवतल दर्पण के प्रयोग। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो दूर की वस्तुओं को दिखाता है, जस्ट अपोजिट टू उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वो पास की वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वो दूर की वस्तुओं को दिखाता है। सेम ऐसे ही होगा, अवतल दर्पण जो होता है वो पास की वस्तुओं को दिखाएगा, लेकिन अवतल लेंस जो होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में आता है। तो उत्तल दर्पण के प्रयोग, दूर की वस्तु दिखाएगा तो साइड मिरर, यानी दूर से आ रही गाड़ियों को हम अपनी कार की सीट पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अवतल दर्पण पास की वस्तुओं को दिखाएगा तो जूम इन जूम आउट करने के लिए दांत व कान के डॉक्टर जो होते हैं वो इस प्रकार के दर्पण का यूज करते हैं। शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाले नाई की दुकान पे अवतल दर्पण होता है। उत्तल लेंस किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा कि बताइए हेडलाइट टॉर्च में कौन सा दर्पण होता है। उसमें दर्पण नहीं बल्कि लेंस होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में लेंस ना दिया हो तो आप अवतल या उत्तल में से कोई एक टिक कर दीजिएगा। लेकिन हेडलाइट्स में, टॉर्च में, प्रोजेक्टर्स में, इन सभी में लेंस लगा होता है, क्योंकि दर्पण जो होता है वो परावर्तक तल की तरह होता है। वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दर्पण लगा हुआ है, दर्पण का एक सरफेस तो पेंट होता है, तो अगर लाइट यहाँ से पास होगी और उसका जो पेंट वाला एरिया है वहाँ से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके वापस उसी एरिया में आ जाएगी, तो हमें इमेज नहीं दिखेंगे। तो
हेडलाइट्स में, टॉर्च में और प्रोजेक्टर्स में दर्पण नहीं बल्कि लेंस लगे होते हैं। और कौन से लेंस लगे होते हैं? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है कार की हेडलाइट में, टॉर्च में और प्रोजेक्टर्स में। अब हम देखेंगे विजन एंड इट्स इफेक्ट। दोष क्या होते हैं, उनका निवारण किस किस लेंस से किया जाता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, कौन सा दोष होने पे कहाँ कहाँ की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। अब देखिए दोष क्या होता है। तो अगर किसी इंसान को सामान्य इंसान से कोई भी वस्तु को देखने में अत्यधिक देर या फिर समय ज़्यादा लग रहा है या फिर उसको वह वस्तु असामान्य रूप से दिखाई दे रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। दोष जो होता है वो बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन मेनली जो टू टाइप है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। पहला है दूरदृष्टि दोष, दूसरा है निकट दृष्टि दोष। तो इसको हम समझ लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष में दूरदृष्टि तो है, दूरदृष्टि क्या है दोष किसका है? तो वो निकट का है। कौन सा दोष है? यानी कहाँ की वस्तु नहीं दिख रही है? निकट की दिख रही है, नहीं दिख रही है। दूरदृष्टि यानी दूर की वस्तु दिख रही है, कहाँ की नहीं दिख रही है? निकट की नहीं दिख रही है। ऐसे ही निकट दृष्टि दोष में देख लेते हैं। निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु क्या होगी? दिखेगी। तो कहाँ की नहीं दिखेगी? दूर की हमें नहीं दिखेगी। पहचानने का सबसे ईजीएस्ट तरीका, दूरदृष्टि दोष में दूर दृष्टि यानी दूर की वस्तु दिखेगी, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि यानी निकट की वस्तु दिखेगी। तो दोष किस में होगा? दूर की वस्तु को देखने में होगा। और निकट में क्या होगा? दोष निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत होगा। तो लेंस है हमारे पास दो, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। अब देख लेते हैं इसमें बड़ा कौन है। अवतल बड़ा है, तो बड़ी वस्तु को देखने के लिए यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें बड़ा लेंस चाहिए। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस लगेगा। तो कहाँ दूर की वस्तु नहीं दिख रही है? निकट दृष्टि दोष में नहीं दिख रही है। तो निकट दृष्टि दोष में हम किस प्रकार का लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। दूसरा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, तो छोटा लेंस लगेगा। निकट की वस्तु को देखने के लिए छोटा लेंस लगाएंगे। छोटा लेंस, छोटा बड़ा मैं क्यों बोल रही हूँ? इनके वर्ड को 1 2 3 4 4 शब्द का ये है, ये 1 2 3 3 साढ़े 3 शब्द का ये है। तो ऐसे आप लगा लीजिए कि जो बड़ा शब्द होगा वो बड़ी वस्तु को यानी दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में आएगा, और जो छोटा शब्द है वो निकट की वस्तु को देखने के लिए काम में आएगा। तो निकट की वस्तु किस दृष्टि दोष में नहीं दिख रही है? दूर दृष्टि दोष में नहीं दिख रही है। तो दूर दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है, लेंस कौन सा लगता है? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है, लेंस कौन सा लगेगा? अवतल लेंस। एक और दोष होता है जिसको बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया। बाई का मतलब होता है दो, पिया का मतलब होता है दो पिया, यानी दोनों दोष होंगे, निकट भी होगा दूर भी होगा। इसमें दोनों प्रकार के दोष होंगे, यानी उसको बहुत ज़्यादा दूर की वस्तु भी नहीं दिखेगी और बहुत ज़्यादा पास की वस्तु भी नहीं दिखती है। तो इस प्रकार के दोष वाले व्यक्ति के लिए हम कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? बाईफोकल लेंस। इस लेंस में क्या होता है? दोनों लेंस लगे होते हैं। उत्तल लेंस लगा होता है और नीचे जो होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। बाई का मतलब होता है दो, पिया का मतलब आप दो से समझ लीजिए, यानी इनमें दोनों प्रकार के दोष होंगे। निकट की भी वस्तु नहीं दिखेगी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा दूर की भी वस्तु इनको नहीं दिखेगी। तो ऐसे लेंस के लिए हम क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस लगाते हैं, यानी बाई का मतलब दो, फोकल मतलब दो फोकस दूरी वाले लेंस। तो पहला तो लगता है अवतल लेंस, दूसरा लगता है उत्तल लेंस। एक और दोष होता है, ये जो है नेक्स्ट एस्टिग्मैटिज्म यानी अबिंदुकता। इसमें क्या होता है? उस व्यक्ति को क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चीजें नहीं दिखती है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों चीज़ें क्या होंगी? नहीं दिखेंगी। यानी कोई व्यक्ति अगर एकदम सीधी लाइन खींच रहा है तो वो लाइन उस व्यक्ति को थोड़ी हटके दिखाई देगी, यानी उसको वो लाइन एज एक्चुअल वैसी नहीं दिखाई देगी जैसे एक सामान्य व्यक्ति को दिखाई देती है। तो ऐसे के लिए हम क्या लगाते हैं? कौन सा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। दूसरा होता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? जो आँखों की आई पटल होती है
उस पर एक सफ़ेद झिल्ली पड़ जाती है। जिसको जिसको मोतियाबिंद हुआ होगा आपने उसको देखा होगा कि उसकी आंखें जो होती हैं वो रोशनी में बहुत सफ़ेद की तरह चमकती है, सफ़ेद जैसे लगता है अंदर कोई पत्थर वगैरह है। तो मोतियाबिंद में क्या होता है, उसकी रेटिना पे क्या होता है, सफ़ेद रंग की झिल्ली, सफ़ेद रंग की झिल्ली का पर्दा पड़ जाता है, जिससे चीज़ें क्या होती हैं, धुंधली नज़र आती हैं। वर्णांधता क्या होता है, तो वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता का मतलब होता है अंधापन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो रंगों के बीच में भेद न कर पाता हो उसको हम क्या कहेंगे, वर्णांध व्यक्ति कहेंगे, और उस रोग को क्या कहेंगे, वर्णांधता कहेंगे। कौन कौन से रंग का भेद वो नहीं कर पाएगा, तो प्राथमिक रंग का भेद वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी के एग्जाम में कि निम्न में से कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं बताइए, तो उसमें कुछ ऑप्शन दिया था, लेकिन उसका सही आंसर जो होगा वो होगा गब्बर, GBR। गब्बर से याद कर लीजिए, ग्रीन, ब्लू, रेड, हरा, नीला, लाल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। और जो वर्णांध व्यक्ति होगा वो इन्हीं तीनों रंग में क्या कर भेद नहीं कर पाता है, और उसको ये तीनों जो रंग होते हैं वो लगभग नहीं दिखाई देते हैं, और अगर दिखाई भी देंगे तो वो इनमें भेद नहीं कर पाएगा कि कौन सा रेड कलर है, कौन सा ब्लू कलर है और कौन सा ग्रीन कलर है। इनको प्राथमिक रंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी रंग होते हैं वो इन्हीं तीनों के मिलावट से बनते हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स करके नया नया रंग तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये जो रंग होते हैं ये खुद से बने होते हैं, और इन्हीं रंगों को मिला करके बाकी सब रंगों का निर्माण होता है, इसीलिए इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है। याद करने की ट्रिक है गब्बर, ग्रीन, ब्लू, रेड। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से ज़रूर आएगा, जिसमें हम देखेंगे विद्युत चुंबकत्व के आधार पर जो मैक्सवेल ने 3-4 क्वालिटी बताई थी लाइट की, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, ये सारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।